हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी साइंस एंड टेक की 8वीं क्लास है और अगर हम भारत के रक्षा क्षेत्र की बात करें तो रक्षा क्षेत्र पर ये सेकंड क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आएगी और पूरा रक्षा क्षेत्र आपका आराम से ख़त्म हो जाएगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेज की और ज़रूरत पड़ेगी और पूरा साइंस एंड टेक भी हमारा समाप्त हो जाएगा। जो मेजर पोर्शन साइंस एंड टेक में होता है या जो पूछा जाता है वो है एक तो आपका अंतरिक्ष क्षेत्र स्पेस सेक्टर और दूसरा है रक्षा क्षेत्र। अंतरिक्ष क्षेत्र हम खत्म कर चुके हैं और रक्षा सेक्टर पर अभी काम चल रहा है। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या जान लिया था, जितनी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, मिसाइल के प्लेटफॉर्म थे, वो सारे हमने जान लिए थे। प्लस करंट में क्या चल रहा था वो सारी चीज़ें भी लास्ट क्लास में हमने जान ली थी। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे ड्रोन से। हाल के जितने भी युद्ध हो रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई हथियार है तो वो ड्रोन बन गया। चाहे आप देख लो यूक्रेन वाला युद्ध, चाहे इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर, हर जगह ड्रोन का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। इंडिया ने तो सारे उनके जितने भी एयर डिफेंस हैं ड्रोन से ही फोड़ दिए थे, है ना। तो ड्रोन का बहुत महत्व हो गया है। ड्रोन कई टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है जो कि सर्विलांस का काम करता है। दूसरा जो आपका होता है ड्रोन वो होता है कॉम्बट, अनमैन्ड कॉम्बट एरियल व्हीकल, यूकाओ। ये भी होता है, ये कॉम्बट इसमें लगा है, मतलब ये युद्ध में भाग लेता है, इसमें विस्फोटक भी लगे होते हैं, ये जाके अटैक करता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने अटैक किससे किया था, हेरोन। हेरोन टाइप के सुसाइडल ड्रोन थे जो जाके अपने टारगेट पर गिर के फट जाते थे। ठीक है, वो सुसाइडल ड्रोन थे। हालांकि पाकिस्तान उसका भी जो बचा हुआ अवशेष रहता था उसको दिखा के बोल रहे थे देखो हमने मार दिया। अरे वो तो हमने भेजे ही इसलिए थे कि वो जाके वहाँ पर सुसाइडल अटैक करें। ठीक है। और ये इजराइल की सहायता से इंडिया और इजराइल संयुक्त रूप से बना रहे हैं इंडिया में। ठीक है। तो ऐसे हम ड्रोन के सारे टाइप देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ ड्रोन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। हर एक जो आपकी 3 क्लासें जाएंगी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन ना बनता हो। पिछले आप 8-10 एग्जाम देख लो, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन उठा लो, आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें भी साइंस एंड टेक पूछी जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। एक तो ये ड्रोन से क्वेश्चन बनता है कि ड्रोन का जो नाम है, शॉर्ट में नाम है, उसका फुल नाम पूछ लिया जाएगा। फिर दूसरा उसका काम पूछ लिया जाएगा कि सर्विलांस का काम है, टोही है कि अटैकिंग वाला है। तीसरा उसका जो मेन जो क्वेश्चन यहाँ से बना है वो पूछा जाता है उसकी रेंज, कितने किलोमीटर तक जाके वो वापस आ जाता है। यहाँ से तो क्वेश्चन कई बार बना। चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है वो कितने केजी विस्फोटक ले जा सकता है। तो आपको भी जब भी किसी ड्रोन का या यूकाओ के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो जो मानव रहित हवाई वाहन है यूएवी, इंडिया में इसके कई टाइप यूएवी पर काम चल रहा है। तो पहला जो टाइप है वो है तपस। ये और दूसरी जो श्रृंखला है वो रुस्तम। रुस्तम के तो कई सारे और प्रकार आ गए, रुस्तम 1 रुस्तम 2 ऐसे करके। ठीक है। तपस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस। भारत का प्रमुख मध्यम ऊंचाई वाला लंबी सहन शक्ति वाला ड्रोन है। एक टाइप भी पूछ लेते हैं कि मध्यम ऊंचाई वाला है, लंबी सहन शक्ति का मतलब लंबी दूरी तक जाता है। ठीक है, वो फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है। इसका विकास 2016 में शुरू हुआ था। 2021 तक इसने स्वायत्त टेक ऑफ और लैंडिंग का प्रदर्शन किया। अभी हमारे जो आर्मी चीफ थे ना उन्होंने बोला था कि इंडिया की जितनी भी इन्फेंट्री है सबके पास क्षमता है कि वो 5,000 ड्रोन खुद के बना सकती है, और कई ने बना भी लिए। तो अगला जो युद्ध हमारा या किसी भी देश का होने वाला है, ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ रहेगा उसमें। ठीक है। जो भी ड्रोन आ रहे हैं, कई सारी प्राइवेट कंपनियां ड्रोन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो ये थोड़ा करंट पढ़ते रहा करो। होता क्या है, हर 1 से 2 मंथ में कोई नया ड्रोन बनता है, उसके बारे में पूछ लेते हैं कि कितना बार हेड ले जा सकते हैं, कितनी रेंज है, कुछ नया आया, क्योंकि हमेशा इनोवेशन हो रहा है तो कोई ना कोई नई चीज़ उसमें ज़रूर होगी, एडवांस चीज़। नवंबर 2021 तक इसने क्या है, स्वायत्त टेक ऑफ और लैंडिंग का प्रदर्शन किया। 28,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये गया और 18 घंटे तक उड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा सहन शक्ति वाला जो ड्रोन है उनमें से एक है ये। आगे चलते हैं। अगला जो टाइप है वो है आर्चर, और आर्चर में एनजी लगा दिया तो उसी का ही एडवांस रूप हो गया आर्चर नेक्स्ट जनरेशन। यह रुस्तम 1 का आधुनिक संस्करण है, यानी कि रुस्तम 1 का ये संस्करण है आर्चर।
जो एक हथियारबंद यूएवी है, मतलब इसमें आप विस्फोटक लगा सकते हो। इसे 220 किलोमीटर की रेंज और 12 घंटे की सहन शक्ति के साथ डिजाइन किया गया है। फिर आर्चर एनजी में क्या है, यह उसकी और अगली पीढ़ी का हथियारबंद ड्रोन है। इसकी मारक क्षमता देखो बढ़ गई, 220 से कितनी हो गई, 1000 किलोमीटर तक। और यह स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इसमें लगा होता है, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगी होती है, तो टैंक को भी नष्ट कर सकता है, एयरफील्ड को भी नष्ट कर सकता है, हो सकता है एक आध दो एयरफील्ड इससे नष्ट की गई हो। इसके बाद घातक, ये देखो स्टील्थ युकाव है, अनमैन्ड कॉम्बट एरियल एरियल व्हीकल। और स्टील्थ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो राडार पर जिसका सिग्नेचर बिल्कुल बिंदु जैसा होता है या होता ही नहीं, ठीक है, कोई पकड़ में नहीं आता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। घातक भारत का सबसे गुप्त और महत्वाकांक्षी ड्रोन कार्यक्रम है। यह एक स्वायत्त जेट संचालित स्टील्थ कॉम्बैट यूएवी है। इसी घातक का ही एक जो प्रारूप हमने बनाया मॉडल, वो क्या है, स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म देखो क्या है, स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। जुलाई 2022 में घातक के एक छोटे मॉडल स्विफ्ट का सफल परीक्षण किया गया। इसका रडार के बारे में जान लेते हैं। रडार बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा वेनेजुएला में क्या हुआ, पूरी अमेरिका के 150 विमान गए थे, कोई पकड़ में नहीं आया, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ गए। कई सारे हेलीकॉप्टर गए थे, कई सारे टैंकर गए थे, रिफ्यूलिंग टैंकर, F-35 गए थे, F-16 गए थे, कुछ पता ही नहीं चला। अब ये सब पता लगाने का काम किसका, रडार का। इन्होंने सब कुछ जाम कर दिया था। रडार काम कैसे करता है मैं बता दे रहा हूँ। रडार क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजता है। स्पीड इनकी लाइट के बराबर होती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड होती है इनकी, प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, ये स्पीड है इनकी। और इससे जाके सिग्नल तुरंत वापस आ जाते हैं। तो विद इन सेकंड जब ये सिग्नल लगातार वापस आ रहे होते हैं, 3 लाख समझ रहे हो, कोई भी चीज़ 400 किलोमीटर पर कैच करना है तो एक सेकंड में कितने बार आ चुके होंगे, जब 3 लाख किलोमीटर कोई चीज़ जा सकती है। तो जब वो चीज़ जा रही है और फिर उसको हम हमेशा ट्रेस कर रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु पे, तो हमें उसकी एग्जैक्ट साइज पता चल जाता है कि क्या साइज है इसका, स्पीड, दिशा, हर चीज़ जान लेते हैं हम रडार से, ठीक है। तो रडार में भारत का एक है पहला उत्तम, या जिसे बोलते हैं आईसा रडार, ठीक। आईसा रडार में क्या होता है, उत्तम एक स्वदेशी गैलियम आर्सेनाइड, इसमें मैं अभी बता रहा हूँ, एक होता है गैलियम नाइट्राइड, GaN। ये टेक्नोलॉजी दुनिया के गिने चुने 3-4 देश के पास है, रडार वाली। इंडिया के पास नहीं थी। अभी हाल ही में 1 महीना भी नहीं हुआ है, 15 दिन पहले इंडिया की कोई वैज्ञानिक थी, उन्होंने इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, और अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ गई गैलियम नाइट्राइड वाली। तो अब और एडवांस हमारे रडार हो जाएंगे। हालांकि अभी भी जो हमारे पास हैं वो एडवांस ही है। पाकिस्तान ने 1000 से ज़्यादा ड्रोन या मिसाइलें इंडिया के पास भेजी थी, इंडिया ने एक भी हमला नहीं होने दिया, कोई नुकसान नहीं होने दिया, मतलब सबको ट्रेस किया था। तो इतने उत्तम रडार हमारे पास हैं। तो जो उत्तम रडार है उसमें गैलियम आर्सेनाइड का यूज होता है, और यह आधारित क्या है, GaAs, मतलब गैलियम आर्सेनाइड आधारित सक्रिय एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक, इसका ये फुल फॉर्म है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्रिय स्कैंड अरे, इसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड अरे, आईसा का फुल फॉर्म है। ये रडार है। ये उपयोग क्या होता है, मुख्य रूप से तेजस मार्क 1A में ये लगाने के लिए विकसित किया गया। तो तेजस मार्क 1A में, मार्क 1 में नहीं, 1A उसके एडवांस वर्जन में 2026 तक यह रडार कई प्रोटोटाइप विमानों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। इसकी क्षमता क्या है, 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 50 लक्ष्यों को ये ट्रैक कर सकता है। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था राजेंद्र रडार, ठीक है, वो पैसिव रडार था, और ये आईसा क्या है, एक्टिव रडार है। बस इतना ध्यान रखना। ये जो चीज़ें आपको टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बता रहे हैं ना, ये आपके कॉन्सेप्ट समझने में इतनी मदद करेंगी कि जब आपका अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया ना और आपको एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, तो भी आप अनुमान लगा के जवाब दे पाओगे, ठीक है। और एक साथ ये 4 लक्ष्यों पर हमला भी कर सकता है, मतलब 50 लक्ष्यों को ये ट्रैक कर सकता है और 4 लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, क्योंकि हमला करने के लिए भी राडार की जरूरत पड़ती है ना, कि कहाँ पर कितनी दूरी पे हमला करना है, वो पूरा गाइड करता है।
फिर अगला रडार है वो है विरूपाक्ष रडार। उत्तम रडार का यह एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली संस्करण है। अब देखो ये किस पर शिफ्ट हो गया, गैलियम नाइट्राइड पर। आर्सेनाइड से कहाँ आ गया, गैलियम नाइट्राइड पर। उस तकनीक का उपयोग करता है और उत्तम का ये शक्तिशाली संस्करण है, मतलब एडवांस संस्करण है। इससे किस विमान पे लगाया जाएगा, सुखोई 30 MKI विमानों के आधुनिकीकरण के लिए विकसित किया जा रहा है। आगे चलते हैं। इसकी अनुमानित खोज कितनी होगी, 400 किलोमीटर से अधिक। तो जो S-400 हम अपना बना रहे हैं ना, उसमें भी ये काम आएगा। और एक साथ 6 मिसाइलों को उनके लक्ष्य की ओर निर्देशित कर सकता है। मतलब ट्रैक तो ये कर सकता है 60-65 को, और अटैक कर सकता है एक साथ 6 मिसाइलों पर। 6 जो ऑब्जेक्ट होंगे, 6 मिसाइलें यहाँ से छोड़ी जाएंगी तो 6 ऑब्जेक्ट पर अटैक होगा। फिर स्वाति रडार है। स्वाति हमारा कौन सा रडार है, वेपन लोकेटिंग रडार। मतलब कहाँ पर हथियार छिपा हुआ है उसको लोकेट कर देता है। तो स्वाति रडार दुश्मन के तोपखाने, रॉकेट की स्थिति का सटीक पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वाति के कई सारे टाइप हैं, तो मॉडल देख लेते हैं। स्वाति MK-1 मैदानी भाग में 30 से 40 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। और जो टाटरा ट्रक होता है ना 8x8 का, उस पर इसको रखा जाता है, तो कहीं भी ले जा सकते हो, मैदानों के लिए अनुकूल है। स्वाति MK-2 पर्वतीय क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया। रेंज 20 से 30 किलोमीटर है। और ट्रैक देखो, अब देखो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं तो जैसा जोरावर टैंक पड़ा होगा, हल्का टैंक है, युद्धक टैंक। तो पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के वजन की चीज़ें बहुत जल्दी मूव कर जाती हैं। तो यहाँ पर भी ट्रैक की क्या है, साइज है, कम हो गई। हल्का और पहाड़ों के लिए मोबाइल है। मोबाइल मतलब मूविंग, जिसे मूव कर सकते हैं। यह रडार 30 मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है और एक साथ 7 गोला बारूद की उड़ानों को ट्रैक कर सकता है। फिर एंटी ड्रोन तकनीक और सुरक्षा प्रणाली देख लेते हैं। तो एंटी ड्रोन तकनीक क्या होता है ना, कई सारे ड्रोन आते हैं। पता चले पाकिस्तान ने कोई 10,000 रुपये का ड्रोन भेजा और हम उसको मारने के लिए अपनी मिसाइल भेज रहे हैं। एक मिसाइल की कीमत ही ये पता चले 50 लाख 40 लाख। तो क्या ये फायदे का सौदा है, नहीं। तो इसीलिए जो छोटे मोटे ड्रोन हैं, इनके लिए हमने अलग अलग टेक्निक विकसित किए। एक तो हमने उसको पैसिव टेक्निक विकसित कर लिए, जिससे नॉन काइनेटिक बोलते हैं, उसको जाम कर दो, उसके सिग्नल जाम कर दो, अपने आप गिर जाएगा। काइनेटिक एक्शन में क्या होता है, या तो उसे एक बंदूक जो होती है एंटी ड्रोन गन, AD गन, उससे मार दो 2 से 3 किलोमीटर तक, तो ये AD गन ही काम कर जाती है। फिर लेजर, हमने एंटी ड्रोन लेजर विकसित किए, लेजर से मार सकते हो इसको। और भी ये टेक्नोलॉजी, इनको देखते हैं। तो छोटे ड्रोनों और सुसाइडल ड्रोनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए भारत ने एक टेक्नोलॉजी विकसित की, उसका नाम है इंद्रजाल और D4 जैसे उन्नत सुरक्षा कवच विकसित किए हैं। इंद्रजाल के बारे में जानते हैं। हैदराबाद स्थित ग्रेने, इसे बोलते हैं, इसका नाम, कंपनी का क्या नाम है, ग्रेन। ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित इंद्रजाल दुनिया का पहला स्वायत्त एंटी ड्रोन डिफेंस डोम है। वैसे इसकी रेंज इतनी नहीं है, 4,000 वर्ग किलोमीटर रेंज। तो इसकी क्या है, 10 किलोमीटर तक ये क्या करता है, ड्रोन का पता लगाएगा और 4 किलोमीटर तक की परिधि में इसको मार गिराएगा। लेकिन इसकी जो वर्जन है, अलग अलग जगह अगर इसको हम तैनात कर देंगे तो 4,000 किलोमीटर तक ये पूरी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करेगा, एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा और जो डिफेंस मैकेनिज्म बना सकता है। ठीक। और इसका क्या है, 10 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन का पता लगा सकता है और 4 किलोमीटर की सीमा तक उसे नष्ट कर सकता है। अब ड्रोन अपनी एक स्पीड से आ रहा है तो 10 किलोमीटर की दूरी पर उसे पता लगाया, जब तक तैयारी की मारने की, तब तक और पास आ गया तो 4 किलोमीटर की दूरी के जैसे ही सीमा के अंदर आएगा उसे मार गिराया जाएगा। फिर इंद्रजाल रेंजर है। नवंबर 2025 में भारत का पहला मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन। ये क्या है, एक प्रकार से वाहन है, उस पर ये सब कुछ लगा है। ना केवल ये ट्रैक करेगा, बाकी मारेगा भी। ठीक है। और एक प्रकार की गाड़ी है, बड़ी सी गाड़ी है, उसे ले जाओ कहीं पे भी रख दो। तो यह वाहन क्या है, चलते हुए भी ड्रोन का पता लगाने और उसे साइबर टेक ओवर करने या सॉफ्ट किल यानी कि जामिंग के माध्यम से निष्क्रिय करने में सक्षम है। फिर अगला गाइडेड बम के बारे में जानते हैं। इसका नाम है गौरव। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम लेटेस्ट चीज़ है ये। ठीक है। तो गौरव के बारे में क्या है, 1,000 किलो का एक पंख वाला ग्लाइड बम है। ग्लाइड का मतलब होता है अपने आप जाके पहुंच जाता है ग्लाइड करते हुए जहाँ पे इसे भेजा जाता है। मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। इसका सफल परीक्षण सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से किया गया है। फिर गौतम
550 किलो का बिना पंखों वाला बम है, जिसे 30 किलोमीटर की दूरी तक सटीकता के साथ दागा जा सकता है। फिर एक हथियार है सा, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। 125 किलो का एक सटीक हथियार है, इसकी रेंज कितनी है, 100 किलोमीटर तक, जिसे दुश्मन की हवाई पट्टियों, बंकरों, राडार प्रणालियों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। आगे चलते हैं। अब आते हैं पिनाका। पिनाका बहुत फेमस है और इंडिया का ऐसी चीज है कि इस पिनाका की मांग अभी इजराइल ने की है। फ्रांस का भी सुन रहे थे कि फ्रांस लेने वाला था, लेकिन अमेरिका वगैरह दबाव डाल देते हैं। होता क्या है ना कि केवल इंडिया को वो फायदा नहीं होगा, सपोज करो फ्रांस ने ले लिए $100 मिलियन के, तो ये फायदा नहीं होगा कि $100 मिलियन आ गए। फायदा क्या होगा, इमेज देखो इंडियन वेपन की कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरा यूरोप सोचेगा, पूरी दुनिया सोचेगी जब फ्रांस इतना एडवांस है जिससे हम राफेल ले रहे हैं, वो इंडिया के हथियार खरीद रहा है। तो इन सब चीज़ में फिर अड़ंगा डाल देता है। सबसे बड़ा है यूएसए, ये चाहता है कि जो भी यूरोप वगैरह करे इसकी मर्जी का करे, कोई भी चीज़ ऐसी ना करे कि दुनिया के अदर देश को उठने में या उसकी इमेज अच्छी होने में मदद मिल जाए। तो फ्रांस पीछे हट गया था, लेकिन ये फिर आएंगे। अभी फिर सुन रहे थे बीच में कि फिर इन्होंने कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि पिनाका है क्या, एक प्रकार का वाहन है, रॉकेट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसमें क्या होता है, 40 लॉन्चर लगे हुए हैं एक ट्रक पे। 1 मिनट के अंदर ही 40 से 50 लॉन्चर छोड़ सकता है रॉकेट। पहले इस रॉकेट की जो रेंज थी 40 किलोमीटर थी, अब इसकी रेंज अभी हाल ही में टेस्टिंग हुई 120 किलोमीटर। हो सकता है अभी रेंज बता नहीं रहे हो, क्योंकि आज से 6 महीने पहले न्यूज आई थी कि इजराइल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इंडिया को इसी पिनाका के लिए, और रेंज कितनी उसको चाहिए, 300 किलोमीटर। तो जब तक टेक्नोलॉजिकल एडवांस उसने नहीं देखा होगा, उसे ये समझ में नहीं आ गया होगा कि इनके पास ये चीज़ बनाने की क्षमता या तो आने वाली है, आ चुकी है, अब बनाना ही बाकी है, तब तक वो कॉन्टैक्ट कैसे देगा। तो सोचो, जो काम हम S-400 से कर रहे हैं वो हमारा केवल पिनाका करेगा, है ना, और उसको ट्रक पे लेके कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी एक प्रकार से कामयाबी होगी इस सेक्टर में। तो दिसंबर 2025 में पिनाका गाइडेड रॉकेट के 120 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण का सफल परीक्षण हो चुका है। अब हमें रेंज बढ़ा के इसकी 300 किलोमीटर करनी है। मतलब यहीं बैठ के अगर 300 किलोमीटर रेंज हो गई तो पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा जहां हम नहीं पहुंच सकते सिर्फ पिनाका से। और ऐसे पिनाका हम समझ लो इतने बना सकते हैं ना 1 साल के अंदर, कि पूरा पाकिस्तान का एक एक एरिया हम धुआं धुआं कर सकते हैं सिर्फ पिनाका से, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान का सकरा ऐसे एरिया है, ठीक है, ये इंडिया का है साइड में। तो अगर सपोज करो यहाँ पे हमने अपना लगा दिया पिनाका, यहाँ सारा पूरे लाइन से लगा दी, तो ये कवर करेंगे। और ये पूरी डिस्टेंस पाकिस्तान की 300 से ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है, ये पूरा कवर हो जाता है। अब आते हैं एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली। 23 अगस्त 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, इसका मतलब होता है एकीकृत वायु रक्षा मतलब एयर डिफेंस। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग दूरी के अलग अलग प्रणाली होगी और सब में एकीकृत होगा, जिससे कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। अगर इतनी दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर है तो ये मार देगा, पास में आ गया तो ये मार देगा, नहीं तो ये मारेगा लास्ट में, ठीक। उड़ीसा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, IADWS फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कि प्रथम उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब लोगों को समझ में आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, जो चीज़ स्वदेशी होती है युद्ध के समय वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे क्षमता थोड़ी कम क्यों ना हो, क्योंकि आपूर्ति बाधित नहीं होती। जितनी चाहे उतनी बना लो, जितनी चाहे उतनी मंगा दो, नहीं तो गोलियां तक कम पड़ जाती हैं और बाहरी देश दबाव बनाने लगते हैं, ऊंचे दामों में बेचते हैं या देते ही नहीं, ठीक है। इसमें 3 प्रमुख घटक शामिल हैं। पहला, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब ऐसी मिसाइल होगी जो विद इन सेकेंड रिएक्शन देगी, जैसे उसने कैच किया रडार पर कि हाँ ये चीज़ आ रही है, खतरा है, तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर ये जाएगी और उसके निकल जाएगी यहाँ से मिसाइल। मध्यम दूरी के लिए है ये। दूसरी है एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, VSORAS जिसे बोलते हैं।
वी सोरठ का भी ए आगे लगा लो, एडवांस रूप। ये क्या करेगा, अगर कोई बिल्कुल पास में आ गया 3-4 किलोमीटर तक तो उसको मारेगी। फिर अगला है हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, डीईवी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये क्या है, लेजर होती है, लेजर बीम का इजराइल ने सफल परीक्षण कर लिया, डीआरडीओ ने भी इंडिया में किया है। लेजर डालते हैं और वो हथियार जो भी हो, विमान हो, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जल जाता है। ठीक है, तो भविष्य की युद्ध प्रणाली है जो बिना मिसाइल दागे सीधे लेजर बीम से नष्ट कर सकता है। सभी उपकरण जैसे मिसाइल प्रणाली, रडार, संचार नेटवर्क, ड्रोन पहचान नाशक तंत्र ने त्रुटिहीन काम किया। ये जो भी परीक्षण हुआ है उसने एकदम सफल काम किया है सबने। ये करंट वाली चीज़ें आ गई। अब अगला है अग्नि 5। तो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन हाल ही में फिर से इसका परीक्षण हुआ है अग्नि 5 का। और जब परीक्षण हुआ था तो पाकिस्तान और चीन, इनकी नींद उड़ गई है। ठीक है, और एक और हमने फिर परीक्षण किया था K4 का भी, सबमरीन से। उसने तो समझ लो एकदम हिला दिया इन लोगों को। ठीक है, अभी बताएंगे, आगे आएगा। तो भारत ने 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के, अब परीक्षण कहाँ होते हैं, उड़ीसा के चांदीपुर में एक हमारी एकीकृत परीक्षण रेंज है। अब्दुल कलाम द्वीप भी है वहीं पे एक, जैसे व्हीलर द्वीप बोलते हैं, वहीं पे परीक्षण अधिकांश होंगे या पोखरण रेंज में होते हैं। ठीक है, यहाँ से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। जो स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, जो भी ऐसे अग्नि 5 संभाल रहे हैं, वो कौन संभालते हैं, स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में संपन्न हुआ। इसके सभी जो ऑपरेशन है या जो भी हमने पैरामीटर्स रखे थे, सब सही साबित हुए और अपेक्षित परिणाम मिले। यह भारत की दीर्घ मारक बैलिस्टिक क्षमताओं के सतत उन्नयन का संकेत है। मतलब जो लंबी दूरी की, अब 5,000 किलोमीटर तो ये ऑफिशियली बोल रहे हैं, इसकी ऐसा बोला गया कि इसकी जो लिमिट है, रेंज है, वो है 8,000 किलोमीटर तक। अमेरिका तक भारत के दायरे में आ सकता है। अग्नि 5 को भारत सरकार इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ICBM बोलता है। ठीक, IRBM बोलता है, ICBM नहीं बोलता। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया नहीं बोल रहा है, इसीलिए नहीं बोल रहा है ICBM इसको, क्यों कि ये यूरोप अमेरिका वगैरह शक ना करें। आधिकारिक रूप से इसकी मारक क्षमता कितनी है, 5,000 किलोमीटर। मिसाइल को 3 चरण वाले ठोस ईंधन रॉकेट इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। अग्नि 5 को मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबाइल प्लेटफॉर्म मतलब कहीं पर भी मूव कर सकते हो ऐसा प्लेटफॉर्म, और एकीकृत परीक्षण रेंज से लॉन्च किया जा सकता है, दोनों जगह से, स्थिर प्लेटफॉर्म से भी और मोबाइल प्लेटफॉर्म से। और न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में ये सक्षम है। फिर इसी अग्नि 5 के जो अगला परीक्षण है उसे हमने नाम दिया मिशन दिव्यास्त्र। मार्च 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत अग्नि 5 का परीक्षण हुआ। और इसने क्या किया, मिर्व टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब जो मैंने कल बताया था कि मिसाइल एक होगी, लेकिन इससे क्या होगा, कई सारे अलग अलग वारहेड होंगे और जो अलग अलग लक्ष्यों को भेज सकते हैं। ऐसे 6 भेजे जा सकते हैं अभी फिलहाल, और सब इंडिपेंडेंट है, सब अलग अलग जा सकते हैं, कहीं पे भी गिर सकते हैं। ठीक, 2018 में DRDO ने डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, ये भी उड़ीसा में है, से अग्नि 5 का कनिस्तर आधारित परीक्षण भी किया। फिर एक प्रलय मिसाइल है, इसके बारे में जानते हैं। भारत का जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जितनी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो अधिकांशतः क्या है, मैक्सिमम DRDO ही विकसित करता है। बहुत सारी और लेबोरेटरी हैं, उनका योगदान होता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन मेन काम ये करता है। 28 और 29 जुलाई 2025 को उड़ीसा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, अब कुछ चीज़ें सीख जानी चाहिए। जैसे मैंने बताया परीक्षण रेंज कहाँ पर है, उड़ीसा में ही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप पहले उसको बोलते थे, उड़ीसा के चांदीपुर क्षेत्र में है। तो अधिकांशतः अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बने, तो अगर नहीं भी आ रहा है, आपने उस चीज़ विशेष का नहीं पढ़ा है, तो आप क्या ये करके आ जाओगे। प्रलय मिसाइल क्या है, एक स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली, तो मिसाइल का टेक्नोलॉजी देखो, सतह से सतह पर ठोस ईंधन आधारित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर, और इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह 350 से 700 किलोग्राम तक के पारंपरिक या रणनीतिक हथियार ले जाने में सक्षम है। सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता है ना, वो है मैन्यूवरेबिलिटी।
ये क्या होता है कि ये अपने आप मुड़ सकती है टारगेट को, जो लक्ष्य है, अगर लक्ष्य भाग रहा है इधर उधर तो उसका पीछा करने के लिए अपना पाथ भी चेंज कर सकती है, जो इसे हवा में ही अपने प्रक्षेप वक्र को बदलने की क्षमता देती है। फिर अगला जो करंट का आपका न्यूज में रहा है वो है आईएनएस अर्नाला। कहीं पर भी आईएनएस लगा हो इसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, मतलब नेवी के जहाज की बात हो रही। अब जो आपकी क्लासेज में जो भी टॉपिक आएंगे और अगली क्लास में आएंगे वो सारे वही आएंगे जो करंट में न्यूज में रहे हैं, ठीक है। इंडिया में 3-4 जगह ही शिप बनते हैं। एक है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में, दूसरा है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, तीसरा अगर देखो तो गोवा में है आपका, ठीक है। तो यही सब हैं जहाँ पे बनते हैं। तो कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी, मतलब पनडुब्बी को मारने वाले युद्धक, कौन से वाले, उथले जलपोत, मतलब उथले जल में भी जो चल सकें, जिसे बोलते हैं एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ASWSWC, इसे ऐसे बोलते हैं, ASW बोलते हैं, फिर SWC, तो अगर शॉर्ट फॉर्म भी आ जाए तो भी आपको आना चाहिए। इनमें से पहला पोत है अर्नाला। 18 जून 2025 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया। देखो नौसेना में कमीशन अलग बात होती है और नौसेना के सुपुर्द अलग बात होती है। जब कोई चीज़ बन जाए, सुपुर्द किया जाए, तो वो हाल में सुपुर्द की गई, फिर नौसेना क्या करती है, उस पर अपने परीक्षण करती है, उसको चलाती है, सारी चीज़ों को टेस्ट करती है, फिर देखती है। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 साल कभी कभी लगते हैं, तब जाके उसे कमीशन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अर्नाला का नामकरण मराठा जो योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके द्वारा क्या किया गया था। अर्नाला द्वीप जो है महाराष्ट्र में है, बसई से 13 किलोमीटर दूर है। इसको इन्होंने ना एक बेस बनाया था शिवाजी ने, तो उसी को महत्व देने के लिए इसका नाम क्या रखा है हमने, अर्नाला। तटीय क्षेत्रों में पानी की, अब इसका काम क्या होगा, तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन एवं उन्नत मायन परिचालन की क्षमता इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। डीजल के द्वारा ये चालित है, तो डीजल वाटर जेट प्रणोदल प्रणाली इसमें है, और इसके द्वारा संचालित होने वाला भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है ये अर्नाला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत, जिसे नाम है एंड्रोथ, सौंपा गया। ये कमीशन नहीं हुआ, ये अभी सौंपा गया और वो कमीशन हो गया अर्नाला, ठीक है। टोटल 8 बनने, तो इसका सेकंड डे सौंप दिया गया। अब अगला जो करंट है वो है स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी और उदयगिरी, ये दोनों नौसेना में शामिल हुए। नाम याद रखना बहुत जरूरी, सीधा पूछ लेते हैं। और अभी हाल के एग्जाम देखो ऐसे ही आए हैं कि ये है कब शामिल किया गया, किसने शामिल किया, इसका नाम क्या है, काम क्या है, ठीक है। तो भारत में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 17A। इसके तहत क्या है, नीलगिरी श्रेणी के तहत 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स भारत में निर्मित हो रहे हैं, ठीक है। स्टील्थ होगी टेक्नोलॉजी, मतलब सोनार पर। समुद्र में क्या होता है, रडार काम नहीं करता, समुद्र में काम करता है सोनार, अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेव का यूज होता है, वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है चीज़ों को कैच करने में, उसके पकड़ में ना आए। गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगा हो, तो ऐसे कितने 7 निर्मित होने हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। इसके पहले प्रोजेक्ट 17 चल रहा था, अभी 17A चल रहा है, प्रोजेक्ट 17 से एडवांस है। 26 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापत्तनम नौसैन्य बेस पर इनमें से 2 युद्धपोत INS उदयगिरी किसने डेवलपमेंट किया, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड इसके द्वारा, और INS हिमगिरी किसने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये कोलकाता में, को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया, कमीशन हो गया इनका। INS उदयगिरी नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया सोमापोत है। प्रोजेक्ट 17A जो है, जैसे शॉर्ट में P17A बोलते हैं, इसमें शामिल 4 अन्य स्टेल्थ फ्रिगेट कौन से हैं, दूनागिरी, अगला तारागिरी, फिर बिंदगिरी, फिर महेंद्रगिरी। फिर एक सर्वेक्षण पोत है जिसका काम क्या होगा, सर्वेक्षण करना पानी में, इक्षक,
ठीक है, इसको सुपुर्द किया गया नौसेना के। तो भारत के समुद्री सर्वेक्षण बेड़े को मजबूत करने हेतु इच्छक सर्वेक्षण पोत किसने बनाया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। तो ये अब कंपनियां भी याद हो गई होंगी कौन कौन बना रहे हैं। से भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया। यह जहाज बंदरगाहों के पहुंच मार्गों के तटीय एवं गहरे पानी, अब सर्वेक्षण करना काम है तो ये क्या करेगा? सर्वे करेगा, खोज करेगा, देखेगा, जानेगा, मार्ग बताएगा, ये सब काम। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, हाइड्रो कहीं पर लगे इसका मतलब पानी की बात हो रही। और नौवहन चैनलों एवं मार्गों के निर्धारण के लिए बनाया गया। इस श्रेणी का पहला जहाज कौन सा था? आईएनएस संधायक, जिसे 3 फरवरी 2024 को, और दूसरा जहाज कौन सा था? आईएनएस निर्देशक। ये 18 दिसंबर 2024 को नौसेना में कमीशन हो चुके हैं और इसको सुपुर्द किया गया। ठीक, अब अगला है आकाश प्राइम मिसाइल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है ये हमारी। तो एयर डिफेंस सिस्टम में ये तो हमने जान ही गया 25 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। लेकिन सबसे, अगर कोई हमारे देश का अगर सबसे एडवांस चीज़ जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई वो हुआ है तो वो आकाश ही है। और दुनिया भर के जो देश हैं वो आकाश के लिए लाइन लगा के अभी खड़े हैं, आकाश और ब्रह्मोस के लिए, कि ये चीज़ हमें दे दो। तो 16 जुलाई 2025 को लद्दाख के उच्च ऊंचाई क्षेत्र में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण हुआ। चूंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर में इसी से ही हमने फतेहबंद, इनकी मिसाइल थी पाकिस्तानियों की, इसको मार गिराया और बहुत सफल काम किया इसने, आकाश ने, आकाश तीर ने। इसीलिए अब हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं और दुनिया के देश भी चाह रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ मिले। तो इसका सफल परीक्षण हुआ। आकाश प्राइम को समुद्र स्तर से 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई के क्षेत्र में संचालन हेतु अनुकूलित किया गया, क्योंकि अब चीन से भी युद्ध होने के खतरा रहते हैं। तो ऊंचाई पर कई बार हथियार काम नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है और हाइट, ग्रेविटी, बहुत सारे फैक्टर बदल जाते हैं। आकाश हथियार प्रणाली की ऑपरेशनल रेंज कितनी है? 4.5 से 25 किलोमीटर। और ऊंचाई कवरेज कितनी है? 100 मीटर से 20 किलोमीटर तक। आकाश तीर स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है। केवल काम वायु रक्षा नहीं है, नियंत्रण करना, रिपोर्ट करना, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनबाउंड प्रोजेक्टाइल, जितने भी प्रोजेक्टाइल आ रहे थे इनको इंटरसेप्ट किया और निष्प्रभावी भी किया। फिर अस्त्र मिसाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, अभी बताता हूँ मैं। देखो, दुनिया में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है इंडिया को, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर से पता चला। एक मिसाइल चाहिए जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, एयर टू एयर, इसमें इंडिया भी पीछे। इंडिया क्या है? स्कैल्प, या जो है फ्रांस द्वारा दी हुई मिसाइलों का यूज करता है। ठीक, वो मिसाइलें क्या होती हैं? बीवी राम, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल बीबी रैम होती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब जिसको देख ना सको, तो कम से कम 100 किलोमीटर से तो दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही अगर जैसे बोला जा रहा है, एक आध विमान तो हमारा गिरा है, क्योंकि हमारे जो CDS थे अनिल चौहान जी, उन्होंने भी बोला है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि विमान गिरा, विमान गिरा क्यों। तो एक आध तो कोई विमान हमारा गिरा है, अब वो गिरा क्यों, गलती क्या थी? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एयर टू एयर मिसाइल थी वो चीन की थी PL-15 का जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी रेंज हम ये मान के चल रहे थे, जो दुनिया भर को पता है कि 150 किलोमीटर है। लेकिन तो अब जब हमें उनकी रेंज भी पता है, उनके विमानों की पूरी स्थिति भी पता है, तो हमने अपने विमान उड़ाए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पे, कि उनकी मिसाइल आ ही ना पाए इधर तक, जो एयर टू एयर मिसाइल है। उनको चीन ने क्या दे रखी थी? PL-15 का जो उनका ओरिजिनल वर्जन है वो, उसकी रेंज ऐसा माना जा रहा है कि 250 किलोमीटर तक। तो उसने हमारे विमानों को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, इस वजह से हमारे पास खुद की बनी हुई कोई ऐसी मिसाइल नहीं थी। जो हम यूज कर रहे थे उनकी रेंज 120 से 150 किलोमीटर थी। इसीलिए पाकिस्तान वाले भी इतनी दूरी बना के हमसे रखे उनके विमानों ने कि हमारी मिसाइल उन तक ना पहुंचे, उनकी मिसाइल हम तक ना आए। एक दूसरे के क्षेत्र में घुसा कोई नहीं था। तो वो ऊपर उड़ रहे थे सभी के सभी, और हमारे जहाज उड़ रहे थे। शुरुआत में गलती क्या की? हम तो गए थे अटैक करने, वो रेडी बैठे थे। और हम अटैक कहाँ कर रहे थे? आतंकवादी ठिकानों पर। उन्होंने क्या किया? PL-15 का जो एडवांस वर्जन था, जो ओरिजिनल वर्जन था, वो यूज किया। अब ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ USA, फ्रांस के पास है, वो तो हम यूज कर ही रहे हैं। जो मिसाइलें हैं, USA के पास एमराम मिसाइलें हैं। ठीक है,
तो ये यूएसए के पास है, रूस के पास है, लेकिन किसी के पास भी इतनी नहीं है कि जो अभी हो 250 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा की। रूस का भी सुन रहे थे कि रूस ने विकसित कर लिया कोई। ऐसी मिसाइल विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हमने कर दी अस्त्र से। दूसरी जो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी वो है पनडुब्बी से चलने वाली मिसाइल, और ख़ास तौर से परमाणु मिसाइल। क्यों? सपोज करो यूएसए ने हमारे ऊपर दबाव बनाया है, ऐसी स्थिति बन चुकी है पहले, 1971 में बनी थी जब यूएसए ने पूरा बेड़ा भेज दिया था। अब वो हम पर हमला कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा एडवांस फाइटर नहीं है जो एक ही बार में वहाँ तक जाए बिना रिफ्यूलिंग किए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जाए तो यूएसए के पूरी दुनिया में इतने बेस हैं वो कहीं गिरा देगा, स्टील टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो हमेशा इसमें एडवांस रहेगा। तो यहाँ तो हम पहले ही से बाहर हैं। हमारे पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाए, अभी तक तो फिलहाल नहीं है। अगर कोई पहुँच भी गई तो उसके पास क्या है, जो हमारी मिसाइल होगी वो होगी आईसीबीएम। आईसीबीएम को रडार से पकड़ना और गिराना आसान होता है, तो भी दिक्कत है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होगी वो क्या होगी, हमारी पनडुब्बी। पनडुब्बी समुद्र में कहाँ है, इतना विशाल समुद्र है, कोई नहीं पता लगा सकता है। पनडुब्बी समुद्र में पता चले उनके आसपास, तट के आसपास हम ले गए, तो तट के आसपास हो सकता है 1000 किलोमीटर तक तो वो पूरा रखे हैं नज़र, लेकिन उससे ज़्यादा नज़र रखने के लिए फिर बहुत साधन चाहिए उनको। वहाँ हम ले गए, उसमें लगी हुई है हमारी कौन सी मिसाइल, परमाणु मिसाइल। इससे ही केवल अमेरिका या यूरोप का कोई देश जो हम पर भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी डरेगा। बाकी अभी हमारे पास इन लोगों को डराने के लिए कुछ नहीं है। और जब ये लोग जाते हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो पद पे उसको उठा के ले जाते हैं, तो पूरी दुनिया में एक भय का माहौल था। बोल कोई नहीं पा रहा था, बट सबको खराब लग रहा था। उस टाइम पर ये दो चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई। एक ये एयर टू एयर मिसाइल होनी चाहिए जो किसी के भी एयरक्राफ्ट को गिरा दे। दूसरी पनडुब्बियाँ हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए जर्मनी से अब क्या हो रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, $3 बिलियन से ज़्यादा की डील है कि जर्मनी हमें 6 पनडुब्बियाँ बना के देगा। हालांकि वो डीजल चालित पनडुब्बी होंगी, बट उनसे हथियार मिसाइलें हम कोई भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अरिहंत है, परमाणु पनडुब्बी जो परमाणु से चलती भी हो, परमाणु हथियार भी छोड़ सकती। दूसरी अरिघात, और इसी अरिघात से अभी हमने परीक्षण किया था K4 मिसाइल का, जो कि 3500 किलोमीटर रेंज थी, और इससे फिर चाइना वगैरह दुनिया डरे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से अपने उस पर टॉपिक। तो अस्त्र मिसाइल क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। बीवी रैम है, बीवी रैम का मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, विजुअल रेंज के दूरी, ज़्यादा दूरी तक ये अटैक कर सकती है। इसका सफल परीक्षण किया, और किसमें, स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर के साथ किया। अपना खुद का स्वदेशी है कि कोई देश पर हम डिपेंड ना हो। परीक्षण लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK-1 से किया गया। यह परीक्षण अस्त्र वीवी राम से 100 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता की पुष्टि करता है। तो अभी हम 100 तक पहुंचे हैं, हमें पहुंचना है 250 से 300 तक, तब जाके दुश्मन के जो विमान हैं वो हम गिरा पाएंगे। ठीक, फिर निस्तार के बारे में जानते हैं। निस्तार एक प्रकार का गोताखोरी सहायता पोत है। गोताखोर का काम क्या होता है, समुद्र में जाना, सर्च करना, चीज़ों को देखना, रिसर्च करना, ये सब काम होता है, और चीज़ें देखना, वही है। निस्तार हम पहले भी यूज करते थे, लेकिन रूस का लेके अपना नाम रख के यूज करते थे। अब उसको रिटायर कर दिया हमने, उसी की ही लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या है, निस्तार नाम से ही हमने अपना बना लिया। 18 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम में भारत ने अपने पहले स्वदेशी डिजाइन और निर्माण वाले गोताखोरी सहायता पोत, डाइविंग सपोर्ट वेसल, डीएसबी बोलते हैं इसे, आईएनएस निस्तार को नौसेना में सम्मिलित किया। आईएनएस निस्तार का संपूर्ण डिजाइन और निर्माण किसने किया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में। एक नया नाम आ गया, इसको भी याद कर लेना। लगातार 60 दिनों तक समुद्र में कार्य करने की इसकी क्षमता है। पुराना जो हमारे पास निस्तार था वो 1900, अब देखो हमने क्या किया था, हमारा आईएनएस विक्रांत था, विक्रांत, या थोड़ा सा इसको देख लें, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य था जो हमने रिटायर कर दिया। एकमात्र हमारे पास विमान वाहक पोत था विक्रमादित्य। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे बोलते हैं। इस पर क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत लंबा चौड़ा होता है, 300 फीट
400 फीट तक या मीटरों में इसकी क्या होती लंबाई होती, जिस पर क्या है फाइटर पायलट वगैरह फाइटर प्लेन उड़ सकें, लैंड कर सकें और सारी चीज़ें होती, पूरा बेड़ा चलता। हम रूस से इसको लीज पे लेके चला रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी एक पनडुब्बी भेजी PNS गाजी 1971 के युद्ध में, और इसको ही नष्ट करने के लिए भेजी थी उसने। लेकिन हमारा एक राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर था, छोटा सा जहाज, उसने इसको डुबो दिया था PNS गाजी को। अब इसको पाकिस्तान एक्सेप्ट तो करता नहीं, कोई चीज़ उसका लॉस हो गया। तो फिर इसके मलबे को हमने खोजा, और किससे, इसी निस्तार से खोजा था। तो PNS गाजी के मलबे की तलाश में इसका उपयोग हुआ था। नए निस्तार का नारा क्या है, सुरक्षित यथार्थ शौर्यम, अर्थात सटीकता और बहादुरी से बचाव है। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लासेज हेल्पफुल लग रही हैं तो बिल्कुल आप क्लासेज शेयर जरूर करो। जिस भी पर्सन को लेखपाल की तैयारी करनी है उस तक ये चीज़ें जरूर पहुँचाओ। ये आपका पेड बैच है, इससे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें में इसमें इतनी एक्स्ट्रा होती हैं, और लगातार आप मेहनत करते रहते हो। पढ़ने का नहीं भी मन है तो भी कुछ ना कुछ आपके सामने से आता रहता है, जो फाइनली आपका एक बेस डेवलप करता रहता है। सारी वीडियो क्लासेज और PDF मिल जाएंगी, आगे चल के वैल्यू एडिशन क्लासेज आएंगी, वो सारी मिल जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के बाद, वो मिलेंगे, फुल टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस टारगेट डेली दिए ही जाते हैं। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है। 1000+ मेंबर यहाँ पर हो गए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त माहौल भी है अभी यहाँ पे। क्या करना है, GS रेवोल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर। इसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन के अंदर ऑल कोर्सेस या स्टोर ऑप्शन में जाना है, फिर वहीं से जो भी कोर्स बाई करना है कर सकते हो। UPSI का भी बैच चल रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।